नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल को लेकर बात करेंगे इस बुलेटिन में। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। पाकिस्तान की आवाम किसी भी हाल में पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर आजाद होना चाहती है और आजादी की मांग को लेकर पीओके की सड़कों पर शहबाज मुनीर के खिलाफ हजारों लोगों की भीड़ उतर चुकी है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी है। पीओके में पाकिस्तान के लिए हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं। जनता की ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है। ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में प्रदर्शनकारी कंटेनरों को एक पुल से नीचे नदी में धकेलते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की, जिसमें उन्हें अपने वाहनों को पीछे ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही कई वीडियो में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। पीओके की आवाम का गुस्सा देखकर तो यही लगता है कि पीओके जल्द ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हो सकता है। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और पाकिस्तानी सेना का भारी विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग पाकिस्तानी सेना को लेकर आक्रोशित जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। आजादी का सवाल और पीओके में बवाल, इसको लेकर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की जो स्थिति है वो इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चला दी और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये गोलियां उन प्रदर्शनकारियों को लगी जो सड़कों पर थे। पाकिस्तानी सेना के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वो और भी ज्यादा हिंसक हो गया और हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत और करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। यह भी इंफॉर्मेशन सामने आई और प्रदर्शनकारियों ने नदी में पाकिस्तानी सेना के कंटेनर फेंक दिए। तो बड़ी संख्या में लोग जिस तरीके से एकत्रित थे, लोगों ने पाकिस्तानी सेना के कंटेनर नदी में फेंक दिए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी भी की है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो है नहीं रुक रहा है प्रदर्शन। पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में लोग पूरी रात सड़कों पर विरोध और प्रदर्शन करते रहे और गुस्साए लोगों ने कई सुरक्षा कर्मियों को बंधक भी बनाया और इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनीर आर्मी के खिलाफ पीओके में गुस्सा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस वक्त फूट पड़ा है। लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं। ये स्थिति है। पाकिस्तानी फौज से हथियार तक जो है लोगों के द्वारा छीने जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज इतनी बेबस है कि लोग उनसे हथियार तक छीन ले रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती मौके पर की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस वाले अपनी पोस्ट छोड़कर काम बंद कर चुके हैं, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, पीओके में देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें तो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में, तमाम प्रांतों में यही स्थिति, यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसी विषय पर कुछ खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हिमांशी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हिमांशी जी, मैं इन स्थितियों को आपसे समझना चाहूंगा। अगर बात पीओके को लेकर करें या पाकिस्तान के कई अन्य हिस्सों को लेकर करें जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, टीटीपी अधिकृत जो क्षेत्र है या बलूचिस्तान है, हर जगह पर एक स्थिति, सुरक्षा बल जो है वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं और जो आवाम है वो सुरक्षा बलों के ऊपर हावी होती नजर आ रही है। जी अभिषेक, देखिए ये एक तरीके से पाकिस्तान की जो फेल्ड राजनीति है उसको दिखाता है। जी। पाकिस्तान में जो सत्ता का केंद्र है और जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास में है।
वहां पर सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है, एक्चुअली वहां पे लोकतंत्र नहीं है। इवन जो ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम का देने का ढकोसला करता है, देखिए वहां पे भले ही अपना एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अपनी उनकी एक विधानसभा भी है, लेकिन एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय इस्लामाबाद, ये हम जी सबको पता है। और इसमें भी जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक बुनियादी चीजें मांग रहे हैं। देखिए वो आटा दाल चावल जैसी बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरतें एक इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, उनके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप आटे पे सब्सिडी वापस दीजिए। बिजली का वहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पर प्रोडक्शन होता है बिजली का, बिजली तक लोगों के पास नहीं है, सड़क नहीं है। अगर आप हमारे जम्मू और कश्मीर से इस चीज को कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ टूरिज्म के नाम पर हमारा कश्मीर जो है, भारत का जो कश्मीर है, वो वर्ल्ड मैप में है। और जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ हमारा जो कश्मीर है, वहां पर सड़कें तक नहीं है। तो ये जो लोग हैं, ये बुनियादी चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और चाहे आप केपीके की बात करें, आप बलूचिस्तान की बात करें, सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के इन्होंने कहीं डेवलपमेंट नहीं किया है। बेसिक चीजें, जी स्कूल कॉलेजेस भी बहुत कम मात्रा में है। तो और अब यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, उसका कम से कम ये ब्लेम हिंदुस्तान पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो एएसी है उसको भारत ने ऑलरेडी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन किया हुआ है। क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी रहते थे, और पहले जब हमारे यहाँ कुछ समय तक ये आते जाते भी रहते थे, लेकिन भारत ने इनको आतंकवादी संगठन मान करके बैन किया हुआ है। तो अब भारत का दामन भी बिल्कुल पाक साफ है। ये जो सारी कवायद वहां पे हो रही है, जितने प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सत्ता की एक, जिसको हम रोग नेशन कहते हैं, फेल्ड नेशन कहते हैं, उसको ही मुझे लगता है विश्व में जाहिर कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें लोगों के द्वारा साझा की गई हैं, क्योंकि वहां पर नॉर्मल रिपोर्टर्स का जाना या प्रेस का जाना इन्होंने अलाउ ही नहीं किया हुआ है। तो जी कितना गुस्सा है कि अब वो पूरे दुनिया को अपनी समस्याओं के साथ में शामिल करना चाह रहे हैं। अभिषेक जी। जी इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए हैं। उनका भी स्वागत। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अरविंद जी, मेरा सवाल पहला आपसे यहाँ पर यही है कि जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के अलग हिस्सों में बनी हुई नजर आ रही हैं, इसके पीछे आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या वहां की आर्मी मिलिट्री को? दरअसल दोनों ही जिम्मेदार है अभिषेक जी साहब। और खाली यही सरकार नहीं, इससे पहले की जो सरकारें थी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जो सत्तासीन लोग थे जी वही जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने पॉलिसी के लेवल पर क्या अपनाया? भारत विरोध, यही उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी। विदेश नीति के नाम पर या गृह नीति के नाम पर हर जी जगह भारत का विरोध, यही उनका अंतिम सत्य था। 15%, 16% सारा का सारा पैसा है वो वेस्टर्न कंट्रीज को दे दिया हथियार खरीदने के नाम पर। वहां से कभी फाइटर जेट खरीदते थे, कभी गोला बारूद खरीदते थे। तो सारा का सारा वो जो अमीरी यहाँ के लोगों का शोषण करके, पाकिस्तान के लोगों का शोषण करके, उन्होंने सारा का सारा पैसा यूरो अमेरिकन कंट्रीज को पहुंचाया है। और जी बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो हथियारों के बूते पे चल रही है। तो यही पाकिस्तान ने किया, अपनी गरीब जनता को लूट लूट के उन्होंने यूरो अमेरिकन कंट्रीज को अमीर बनाया है। तो अगर वो नीतिगत लेवल पर अगर वह भारत विरोध बंद नहीं करेंगे, वह आतंकवाद को प्रश्रय देना बंद नहीं करेंगे, और भारत के खिलाफ जब तक वो मुहिम छेड़ना और हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक समस्या पैदा करना जब तक बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान का विकास कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ तक कि भारत का भी डेवलपमेंट उसके कारण विचलित हुआ है। और इसके लिए भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो कि वहां एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हैं, वही जिम्मेदार है अभिषेक साहब। जी हिमांशु जी, दूसरी ओर मैं ये समझना चाहूँगा, अगर किसी भी देश की आर्मी को लेकर बात करें या फिर अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय आर्मी को ही देखते हैं, जहाँ कहीं भी अगर कुछ ऐसी हिंसक स्थितियाँ होती नजर आती हैं, विरोध प्रदर्शन होते नजर आते हैं और अंतिम तौर पर, अंतिम कड़ी के तौर पर भारतीय आर्मी को वहाँ पर उतारा जाता है, और जहाँ भी भारतीय आर्मी उतरती है तो वहाँ पर स्थितियाँ तुरंत ही अंडर कंट्रोल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। लेकिन
एक राष्ट्र ऐसा जहां पर आर्मी की इस तरीके से फजीहत होती नजर आ रही है, आर्मी से हथियार छीन लिए जा रहे हैं, आर्मी के जवान जो हैं वो अपनी चौकियों को, अपने पोस्टों को छोड़कर वहां से भागते नजर आ रहे हैं। हिमांशी जी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इतना कमजोर आर्मी को किसने कर दिया कि स्थितियां इतनी ज्यादा विपरीत होती नजर आ रही हैं अब सरकार के पक्ष में ही? अभिषेक जी, देखिए, भारतीय सेना जो है बहुत डिसिप्लिन सेना है। बिल्कुल। और एक गांव में अगर आप किसी से पूछें तो उनका फर्स्ट चॉइस होता है कि उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। तो हमारे यहाँ आर्मी को बहुत इज्जत की नजरों से देखा जाता है, और देश में कहीं पे भी जब कोई विपदा आती है तो भारतीय सेना सबसे पहले खड़ी होती है। चाहे अभी आप देख लीजिए जो बाढ़ की स्थिति थी, या कहीं पे भी कुछ भी होता है, भारतीय सेना खड़ी होती है। भारतीय सेना अपने देश के, अपने आम नागरिकों के लिए काम करती है। उसको सत्ता की कोई हवस, कोई लालच नहीं है, और ना ही भारतीय सेना कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल में या कॉर्पोरेट मॉडल में इन्वॉल्व है जहां पर कि वो अपने लिए कोई पैसा लेने की, अपनी जेबें भरने की कोशिश कर रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो देश की सेवा में सदैव तत्पर है। जहां तक कि हम पाकिस्तानी सेना की बात करेंगे, तो पाकिस्तानी सेना से हम भारतीय सेना को कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, वो बहुत ही निचले स्तर की, निम्न दर्जे की एक ऐसी सेना है जहां पर उसके हुक्मरान अपनी जेबें भरना चाहते हैं। अगर आप आसिम मुनीर को ही ले लें तो ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस चला रहे हैं। ये वहां पर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सीमेंट कंपनीज में इन्वॉल्व हैं। और यही नहीं, बल्कि इनके नीचे के जो भी अफसरान हैं वो सब के सब अपना हित साधते हैं। देखिए, इन सबको इनकी कोठियां अगर आप देखिए, लाहौर में और कराची में, हर जगह, और इसके अलावा दुबई शुबई, हर इंटरनेशनल सिटीज में इनके घर होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। उसके अलावा इनकी जो फौज है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने में ज्यादा मशगूल रहती है, ना कि अपना बेसिक काम करने में। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि 3-4 दिन पहले हमने ये न्यूज कवर भी की थी कि अब पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको आर्मी कंट्रोल करेगी और आर्मी ट्रेनिंग देगी। आईएसआई सेम ये काम कर रही है। और ये जो पीओके है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस भी हैं। तो इनकी आर्मी का जो पूरा स्वरूप है और जिस तरह की इनकी कार्रवाइयां हैं वो जनता के खिलाफ हैं, जनता के साथ में नहीं है। तो इसलिए इनको बार बार अपने पोस्ट छोड़ के भागना पड़ता है। इनको बलूचिस्तान में आप देखिए किस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन पे अटैक होकर इनको मारा जाता है, वहां पे भी अपनी पोस्ट ये खाली करके भागते हैं। जी। यहाँ पर भी इनकी पुलिस और पोस्ट और इनके जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनकी पिटाई होती है। तो वो इसलिए है क्योंकि उनकी इज्जत आम आवाम की नजरों में बिल्कुल नहीं है। जी। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जी। हाँ जी अभिषेक जी। जी। अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त लगातार बनती चली जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या आप इस समय अरविंद जी पाकिस्तान को टूटते हुए देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 4 से 5 हिस्सों में टूट सकता है। बलूचिस्तान को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, सिंध को लेकर बात करें, वहां सिंधुस्तान बनाने की बात चल रही है। पंजाब प्रांत को लेकर बात करें, पंजाब प्रांत जो है वो अलग टूट की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरी ओर पीओके, यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सरकार और आर्मी का बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिषेक साहब, बिल्कुल सही बात है, आपने ठीक फरमाया। इस समय दो तरीके के विचार आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। पहला तो ये कि पाकिस्तान में टूटन मच सकती है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आंतरिक विद्रोह हो सकता है। ये दरअसल जी। पूरा जो साउथ एशियन रीजन है वो दरअसल बहुत ही अनरेस्ट का शिकार है। और उसमें आप देख रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और अब अगला जो नंबर है वो पाकिस्तान का ही है। तो वहां पे अनरेस्ट है, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह तमाम जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं उनके घरों पे हमले हुए हैं, लोग उनके घरों में घुसे हैं। तो पाकिस्तान में कभी भी यह हो सकता है। अच्छा, अब मैं हिमांशी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज मैं ये कह लेना चाहता हूँ कि हमें हमारी चीजों को लेकर भी थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा। जो अगर हमें कंपेयर जी बिल्कुल। अरविंद जी, किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर बात करेंगे आगे। लेकिन मैं रुख अब हिमांशु जी का करूंगा। हिमांशु जी, जो सवाल मैंने अरविंद जी से किया वही सवाल मैं आपसे भी दोहराऊंगा। क्या आप पाकिस्तान के खंड खंड होती देख रही हैं आने वाले समय में जो स्थितियां हैं?
अभिषेक जी, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। देखिए, जी। अगर पीओके में इस तरह के प्रोटेस्ट चलते हैं, तो बहुत संभव है कि पाकिस्तान उनको दबाने के लिए पीओके की तरफ से भारत पे हमला कर दे और उसको दूसरा रूप दे दे। क्योंकि इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में लगातार हो रही हैं। अनरेस्ट चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे सिंध में हो या यहाँ पे हो, पाकिस्तान के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट कोई बहुत नई चीज नहीं है। और उनका जो दमन है, वो जिस तरीके से करता है, वो भी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन फिलहाल में पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि उसको एक दुनिया में अपना एक मास्क जो है वो कवर करके रखना है, कि वो एक लोकतंत्र है, जो कि वो लोकतंत्र के नाम पे एक ढकोसला है। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि इस विद्रोह को वो भारत की तरफ मढ़े और फिर कुछ ऐसा हमला कर दे या कुछ ऐसी घटनाएं कर दे या कुछ आतंकवादी हमले कर दे, ताकि यहां से लोगों का ध्यान हट के किसी और मुद्दे की तरफ ले जाए। और इसको महारत हासिल है इस तरह ध्यान भटकाने में। फिलहाल क्योंकि वो अमेरिका को ले आया है बलूचिस्तान में, बाकी जगह भी उसने कहीं चाइना को एंगेज किया हुआ है। और जहां तक कि शख्सगाम वैली है, वो उसने चाइना को 1963 में गिफ्ट ही कर दी थी कि अगर भारत की तरफ से कोई हमला पीओके पे होता है तो हम चाइना को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के उसने बहुत बड़े बड़े गेम खेले हुए हैं जो भारत काउंटर कर रहा है। भारत चाइना को भी कई जगह काउंटर कर रहा है। जैसे अभी साउथ चाइना सी में अडानी जो है, उनकी तरफ से डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भारत की सरकार के लेवल पे भी चल रही हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अभी हम जबरदस्ती एनालाइज ना करें चीजों को, इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस है। क्योंकि ये भी जो मांगे हो रही हैं लोगों की तरफ से, वो आजाद कश्मीर की है। देखिए, वो कहीं पे भी ये 38 सूत्रीय जो इन्होंने अपना मसौदा रखा है, उसमें कहीं पे भी वो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, लेकिन अगर उनको बेसिक बुनियादी जरूरतें दे दी जाएंगी, तो शायद ये विद्रोह काफी हद तक दबा लिया जाएगा। अभिषेक जी। जी, अरविंद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, लगता है अरविंद जी से संपर्क जो हमारा टूट गया है। हिमांशु जी का ही मैं रुख करूंगा। हिमांशु जी, जिस तरीके से लगातार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर यह भी माना जाए कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसकी भी बहुत बड़ी असफलता है? क्योंकि पाकिस्तानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं और आम जनता पर ध्यान नहीं दे रहे, और अब आम जनता विद्रोह करने पर उतारू हो गई है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आपका सवाल जो है ना, उसी में जवाब छुपा हुआ है। देखिए, जो शौकत मीर साहब हैं, जो जी। एएसी के नेता हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि ये लोग बातों से नहीं मानेंगे, ये जूते से मानेंगे। तो ऐसी नौबत क्यों आई? ये नौबत इसीलिए आई है कि जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही है। जी। आप एक आम आदमी सरकार से चाहता क्या है? जी। वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल, एजुकेशन, घर, रोटी, बिजली, यही चीजें चाहता है। अगर ये जी। बुनियादी चीजें सरकार उनको नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है ये प्रदर्शन करना और अपना हक मांगना, ये हर देश के नागरिक का अधिकार है। और जब आप उस नागरिक के ऊपर गोलियां चलाएंगे, तो भीड़ का हिंसक होकर आप पे हमला करना स्वाभाविक है। 2 लोग मारे गए हैं, 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए, ये तो हमें अपुष्ट खबरों से पता चल रहा है। हो सकता है मौतें इससे ज्यादा हो। और ये गुस्सा इसीलिए फूट रहा है कि आप 70 साल में भी अपनी जनता को वो चीजें नहीं दे पाए हैं जिसकी वो हकदार है। जबकि आप बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, आप पर्सनल प्लेन्स में उड़ते हैं, आपके पास हर वो चीज है जो दुनिया के किसी भी करोड़पति के पास में होगी। तो ये जो डिवाइड है, ये बहुत ज्यादा है। और जनता इतना ज्यादा नहीं चाहती, जनता बेसिक चाह रही है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आई थिंक यू हैव फेल्ड एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन। और अगर जैसा कहा जा रहा है कि जो शौकत मीर कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे ये मांगी नहीं गई, तो आंदोलन और तेज होगा। जबकि प्रधानमंत्री जो है शहबाज, वो कह रहे हैं कि हमने 36 मांगे मान ली है, सिर्फ 2 मांगे उनकी बाकी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 36 मांगे 38 में से मांग ली गई होती तो इस तरह का उग्र प्रदर्शन होता। और आज की तारीख तो चक्का जाम और लॉन्ग मार्च की है। मुझे लगता है कि इसके बाद हमें और भी वहां से ऐसी खबरें मिल सकती है जो हमें विचलित कर दें। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि वहां की आवाम सुरक्षित रहे। वहां का जो सत्ता और सल्तनत है, उसकी हमें परवाह करने की जी। जरूरत नहीं है। जी, हिमांशु जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जो स्थितियां इस वक्त लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं, और पाकिस्तान को लेकर यहां पर हम बात करें, जहां पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं को लेकर बात करें, खुद वहां के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको लेकर बात करें, तो लगातार दावे वो लोग करते हैं कि पाकिस्तान में स्थितियां बिल्कुल सही हैं।
दूसरे देशों में जाकर वो ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान में आकर निवेश करें। अगर उनके हालिया अमेरिका के दौरे को लेकर बात करें, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों एक साथ अमेरिका पहुंचे थे और अमेरिका के सामने जाकर तमाम कंपनियों को लेकर उन्होंने बात की कि तमाम कंपनियां पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में निवेश करें। लेकिन क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच कोई भी अमेरिकी कंपनी या कोई भी दूसरे देश की कंपनी वहां पर आकर ऐसी असमंजस की स्थिति में निवेश करेगी? अभिषेक जी, माइक्रोसॉफ्ट का पलायन जो है वो इस बात को दिखाता है कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि एक तो उनका सिस्टम बहुत खराब है, रिश्वतें बहुत चलती हैं और घूसखोरी, ये जो जिन चीजों को हम करप्शन मानते हैं वो बहुत आला दर्जे का है वहां पे। तो एक इतनी बड़ी कंपनी का वहां से पलायन कर जाना ये दिखाता है कि सिस्टम फेल्ड है वहां पे। अब जो अमेरिकन फर्म्स को ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए चाइना सीईपीसी को कब से बना रहा है, लेकिन बलोच लोगों के विद्रोह ने उसको बनने नहीं दिया। चाइना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब एससीओ के बाद में वो फिर दोबारा से निवेश के लिए माने हैं। तो चीजें बहुत बेड ऑफ रोजेस नहीं है, हंकी डोरी नहीं है। अमेरिका अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो अमेरिका किसके लिए कर रहा है कि बलूचिस्तान में देखिए बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, और ये अमेरिकन आर बिजनेसमैन, स्पेशली ट्रम्प जो हैं वो बहुत शातिर बिजनेसमैन हैं। वो यहाँ पे जरूर आएंगे और अपनी सेना साथ में लेके आएंगे, क्योंकि उनको अपना एक परमानेंट बेस भी यहाँ पे चाहिए। उसके अलावा जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात है, तो आजकल जो हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं वो पीओके में प्रचुर मात्रा में है। और अभी आपने कुछ दिन पहले एक देखा होगा, न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प को कुछ मिनरल्स गिफ्ट किए हैं। जी सो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने का, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है सिवाय आतंकवाद के, और जी इनके अंदर वो क्षमता भी नहीं है, क्योंकि इनके जहाज जो हैं वो तुर्की बना के दे रहा है। इनके पास जो भी जेट आ रहे हैं या इनके पास टैंक्स आ रहे हैं वो सारे चाइना से आ रहे हैं। मिसाइल नहीं है, इधर उधर से मांग के ला रहे हैं। तो इनके अंदर काबिलियत नहीं है, और जी इसीलिए ये कोशिश करेंगे कि अमेरिका या किसी और कंट्री को वहां पे ले आए। बेसिकली बिल्कुल। पाकिस्तान को इन्होंने बेचा हुआ है। जी आई डोंट थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट द कंट्री। अब वो उनके विजडम पे है कि वो आखिर इतनी अनरेस्ट वाली कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। जी बिल्कुल। हिमांशु जी, जाहिर तौर पर जो विपरीत परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, केवल पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर स्थितियां बड़ी विपरीत हो रखी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कब ये हालात सामान्य होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हिमांशु जी जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।